पूरा घर हैरानी से इस वक्त कार्तिक को देख रहा था। नंदिनी की आंखें पूरी खुली भी नहीं थी, वह अभी आधी नींद में ही थी। कार्तिक उसके हाथ को पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोला, सुबह वॉक करना चाहिए, तो तुम कहाँ सोती रहती हो। नंदिनी की ठीक से नींद भी नहीं खुल पाई थी और कार्तिक नंदिनी के हाथ को अपने हाथों में थामे हुए घर से बाहर निकल चुका था। नंदिनी की नींद अभी गई नहीं थी जब कार्तिक उसे अपने साथ तेज कदमों से बाहर लेकर आ गया। कार्तिक जानता था अभी नंदिनी के दिमाग में कल रात वाली बातें नहीं चल रही। एक बार उसे याद आए उससे पहले ही वह उसे इस घर से बाहर ले जाना चाहते थे। बाहर जाते ही नंदिनी ने अपने पैरों को देख तो उसमें चप्पल भी नहीं पहना था। वह कार्तिक की ओर देखकर बोली, आप मुझे जॉगिंग पर ले जा रहे हैं और मुझे जॉगिंग शूज भी नहीं पहनने दिया। कार्तिक को अब जाकर एहसास हुआ कि जल्दी जल्दी लेकर आने के चक्कर में उसने उसके पैरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कार्तिक एक कदम पीछे आया और उसे अपने गोद में उठाते हुए बोला, तो आज मैं जॉगिंग कर लेता हूँ, तुम राइडिंग कर लो। अब जाकर कार्तिक के करीब आते ही नंदिनी को होश आया। उसे अचानक से याद आया कि कल रात से वह कार्तिक से नाराज थी। कार्तिक ने उसे मूर्ख और बेवकूफ़ कहा था। नंदिनी के बदल रहे चेहरे को देखकर कार्तिक भी समझ चुका था कि नंदिनी को अब सब याद आ चुका है। वह जल्दी जल्दी तेज कदमों से घर के उस छोटे से गार्डन एरिया में होते हुए बाहर सड़क तक आ गया। सामने 3-4 गाड़ी खड़ी थी। वैसे तो सुबह के 6 बज रहे थे, लेकिन ठंडा का मौसम होने के कारण आसपास धुंध था, जिसकी वजह से अंधेरा था। नंदिनी अपने पैरों को जोर से हिलाते हुए बोली, उतारिए मुझे, उतारिए। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं तो मूर्ख हूँ, बेवकूफ़ हूँ, मेरे साथ आप क्या करेंगे? जान, अभी भी तुम इस बात को लेकर बैठी हो? हाँ मिस्टर कपूर, मैं अभी भी इस बात को लेकर पड़ी हूँ। और यह क्या जान जान लगा रखा है? हाँ, किसी के भी सामने आप जान कह देंगे मुझे। नंदिनी अपने पैरों को इतना हिला रही थी कि कार्तिक ने वहाँ रखे हुए कार के बोनट पर नंदिनी को बिठाया और उसके सामने खुद खड़ा होता हुआ बोला, तुम जान हो मेरी? तो किसे कहूँगा जान? तुम्हें ही ना। नहीं, मैं तो मूर्ख और बेवकूफ़ हूँ, तो मूर्ख कहिए, बेवकूफ़ कहिए। नंदिनी नाराज़ होते हुए बोली, ऐसे ही कह दिया था। आई डोंट मीन दैट। कार्तिक भी उसको मनाते हुए बोला, आपको नहीं लगता आप ज़्यादा बातें ऐसे ही कह देते हैं जिसका आपको मीन नहीं होता? सुबह सुबह लड़ने नहीं आया हूँ तुमसे, सच कहता हूँ। पता है पूरी रात कैसे बीती? उसने प्यार से नंदिनी के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए बोला। नंदिनी अब भी नाराज़ लग रही थी। तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुम बहुत समझदार हो। कार्तिक ने थोड़ा सा मस्का मारते हुए कहा, अच्छा अपना फ़ोन दीजिए। कार्तिक ने अपना फ़ोन नंदिनी के हाथ में दे दिया। नंदिनी प्रीति का नंबर डायल करती हैं। 2 रिंग जाते ही प्रीति ने फ़ोन उठा लिया। नंदिनी एक एक करके कॉन्फ्रेंस कॉल लगाती हैं। पहले प्रीति, फिर सत्यम, उसके बाद अरविंद, फिर रिंकी को कॉल किया। 2-4 रिंग जाने के बाद सभी एक एक करके अपना फ़ोन उठा चुके थे और कार्तिक हैरानी से नंदिनी को देखे जा रहा था, जो पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ नंदिनी? प्रीति ने पूछा। कुछ नहीं, बस 2 मिनट बने रहिए ना फ़ोन पर। अच्छा मिस्टर कपूर, आपने क्या कहा था? मैं मूर्ख और बेवकूफ़ हूँ? अभी इन लोगों से बताइए मैं क्या हूँ? नंदिनी कार्तिक की ओर फ़ोन बढ़ाते हुए कहा। कार्तिक नंदिनी के हाथ से फ़ोन ले लेता है। फ़ोन स्पीकर पर था। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, हाँ कार्तिक, हमें बताओ, नंदिनी मूर्ख और बेवकूफ़ है ना या नहीं? नंदिनी समझदार है, कार्तिक ने धीरे से कहा। अच्छा, आप मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं कहेंगे? आप मेरी तारीफ़ नहीं करेंगे? कार्तिक समझ चुका था कि नंदिनी बिना तारीफ़ सुने तो मानेंगी नहीं और उसे शर्म भी नहीं आती थी नंदिनी के बारे में बात करने से। जब वह उसके ससुराल में जाकर लोगों के सामने से नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे लेकर आ सकता था, तो यह तो उसके भाई थे जो उल्टा कार्तिक से ही डरते थे। हाँ, आप चारों ध्यान से सुन लीजिए, नंदिनी बहुत समझदार है, वो बहुत अच्छी हैं। उसके जितने समझदार हमारे घर में कोई नहीं हो सकता। और एक बात, यह मेरी जान है। जान कहकर कार्तिक ने मुस्कुराकर नंदिनी की ओर देखा, जो कि मुस्कुराकर इस वक्त उसे ही देख रही थी। कार्तिक ने फ़ोन कट किया और अपने पॉकेट में रखकर नंदिनी को अपने बाहों में भरते हुए बोला, पहली बार रियलाइज हुआ
कि इतनी गहराई तक तुम इस जिंदगी में घुस चुकी हो। लब पर कभी भरोसा नहीं किया करता था। इस बात पर भी कभी यकीन नहीं होता था कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा आ सकता है जिसके बगैर मैं भी जी ना पाऊँगा। पर देखो तुम आ गई। नंदिनी, जो कि अब तक गुस्से में थी, कार्तिक की बातें सुनते ही उसका गुस्सा कब का फुर हो चुका था और कार्तिक की आंखों में देख रही थी जहां उसे सिर्फ सच्चाई नज़र आ रही थी। सुबह का वक्त था। ठंडी का मौसम होने के कारण आसपास कोहरा था, इसलिए अंधेरा अंधेरा लग रहा था। लेकिन इस वक्त ना ठंडी का एहसास कार्तिक को था और ना ही नंदिनी को। सिर्फ रोड पर इक्का दुक्का लोग थे जो कि मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे, आते जाते दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई लव वर्ड्स चुप चुप के एक दूसरे से बातें कर रहा हो। नंदिनी को पकड़कर अपने गले से लगाते हुए बोला, नाराज़गी गायब हुई तुम्हारी। नंदिनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तो इनाम मिलेगा मुझे? कार्तिक ने अपने चेहरे की तरफ देखता है। बॉडीगार्ड्स जो कि उसके साथ बाहर आए थे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर खड़े थे। नंदिनी इस वक्त कार्तिक के दोनों बाजू को पकड़े हुए थी। उसने अपनी पकड़ को और मजबूत बना लिया। कार्तिक एकाएक उसे देख रहा था। अब उसे सिर्फ इतना पता था कि नंदिनी उसकी और वह नंदिनी का है। कार्तिक ने अपना गाल नंदिनी के आगे कर दिया। नंदिनी उसके दोनों गालों पर किस करते हुए बोली, यह जो आप मुझे जान जान बुलाते हैं ना, आपको पता है पूरा घर मुझे चिढ़ाता है। इस बात की शिकायत करते हुए नंदिनी मानो अपने दोनों गालों को फुलाकर सर झुकाए बैठी हुई थी। कार्तिक उसके गालों को खींचते हुए बोला, कहने दो, सिर्फ याद रखना कि तुम सच में अब मेरी जान हो। कार के बोनेट पर पालथी मारकर नंदिनी बैठ गई। कार्तिक अपनी बाजू में उसको जकड़कर उससे बातें कर रहा था। पूरी रात इस बकबक को सुनने के लिए वह तरस रहा था। घर के खाने से लेकर सोते वक्त रजाई तक की बातें नंदिनी ने कार्तिक को बता दी और कार्तिक बस मुस्कुराकर उसकी नॉनसेंस बातों को सुन रहा था। इतनी खुशी तो उसे करोड़ों की डील के प्रेजेंटेशन को सुनकर भी नहीं होती थी जितने कि इस बेमतलब की बातें को सुनकर हो रही थी। दोनों प्यार भरे मोमेंट में खोए हुए थे और किसी ने दोनों को अपने कैमरे में कैद कर लिया था। अपने मोबाइल से उस तस्वीर को खींचने के बाद उसने उस तस्वीर को किसी को फॉरवर्ड करते हुए कहा, कार्तिक कपूर दिनी रोमियो इन आवर टाउन। कुछ पल तक यूं ही करके बोनट पर बैठे कार्तिक नंदिनी से प्यार मोहब्बत वाली बातें करता रहा। फिर जब थोड़ा सा अंधेरा छटने लगा तो उसने अपने मोबाइल में टाइम देखा। 6:30 बजने वाले थे। अब घर चले? मुझे लगता है मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली। थोड़ी देर रुको ना, अच्छा लग रहा है तुम्हारी बातें सुनना। कार्तिक ने उसे अपने बाहों में जकड़ते हुए बोला। नंदिनी कार के बोनट के ऊपर अभी भी बैठी हुई थी। नंदिनी अपने पैरों को नीचे करते हुए बोली, अब चलते हैं। सब उठ रहे होंगे, कहेंगे पता नहीं दोनों कहाँ चले गए और आप तो कुछ समझते ही नहीं हो। नंदिनी ने जैसे अपने पैरों को नीचे रखा, पैर ठंडी ठंडी ज़मीन पर रखते हैं और फिर उसे उछलकर उस बोनट पर जाकर बैठ गई। कार्तिक उसको देखकर हंसते हुए बोला, यह उछल कूद क्या कर रही हो तुम? मिस्टर कपूर, ज़मीन बहुत ठंडा है। कार्तिक आगे बढ़ नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे गोद में उठाकर उसके घर की तरफ बढ़ गया। मिस्टर कपूर, नीचे उतारिए मुझे। नंदिनी ने फिर से कार्तिक से गुस्सा हिट करते हुए बोली, तुमने चप्पल नहीं पहना। कार्तिक बिना रुके चल रहा था। हाँ, लेकिन मैं घर ऐसे नहीं जा सकती। आप क्यों नहीं समझ रहे? क्यों नहीं जा सकते? कार्तिक ने बहुत ही सीरियस होकर पूछा। एक तो आपकी जान कहने की वजह से पता है मुझे सब कितना चिढ़ा रहे हैं। क्यों, इसमें चिढ़ाने वाली बात क्या है? आप कुछ नहीं समझते। नंदिनी ने फिर से उतरने की कोशिश की। मुझे कुछ समझना भी नहीं है। मुझे इतना पता है, तुम मुझे खुद से प्यार करने से रोक नहीं सकती। तुम क्या, कोई भी नहीं रोक सकता, मेरे ससुर जी भी नहीं। कहकर उसने नंदिनी के नाक से अपने नाक को टच किया। अब तक वह घर के अंदर आ चुका था। उसने नंदिनी को नीचे उतारा तो नंदिनी अपने चारों तरफ देख और भागते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। कार्तिक की नज़र मौसी जी पर गई जो कि मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रही थी। एक्चुअली मैं जल्दी जल्दी उसके चप्पल लेकर नहीं गया था, उसके पैरों में पत्थर लग गया होगा। एक बार आप देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा लगा होगा तो डॉक्टर को भेज दूंगा। कहकर कार्तिक बिना किसी डर के घर से बाहर निकल चुका था। अरे जमाई बाबू, चाय तो पीकर जाइए।
मौसी पीछे से आवाज़ देते हुए बोली। नंदिनी, जो कि अब तक अपने कमरे के दरवाजे तक भाग चुकी थी, उसके कदम अपनी मौसी की बातें सुनते ही रुक गईं। फिर मौसी नंदिनी की तरफ चलते हुए बोली, नंदिनी जा, पहले कॉफ़ी बना ला। खुद ही बनाइयो, किसी और को ना कहियो। कार्तिक ने तो जब यह सुना कि नंदिनी किचन में जाएगी, वह मौसी को देखकर बोला, नहीं नहीं मौसी, प्लीज़ नंदिनी को किचन में मत भेजिए, और हो सके तो उसे वैसे भी किचन में मत भेजिए। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लगा ही लेती हैं, फिर आप सभी उसके कारण परेशान हो जाएंगे। पास में बैठी हुई अम्मा अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, हाय दैया, तो क्या लड़की को कभी किचन में नहीं भेजेंगे? लड़की है, उसे तो जाना ही पड़ेगा। ज़रूरत क्या है अम्मा, मेरे घर में इतने नौकर हैं कि मैं बिना किचन में जाए पूरी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। फिर नंदिनी की तरफ देखते हुए कार्तिक जोर से बोला, और तुम्हें भी कहकर जा रहा हूँ, किचन में तुम अपने पैर भी नहीं रखोगी। नंदिनी वही दरवाजे पर खड़ी अपने गर्दन को 2 बार लेफ्ट और 2 बार राइट की तरफ घुमाकर रह गई, और कार्तिक दरवाजे से बाहर चला गया, जबकि पूरा घर एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो जैसे उन्होंने क्या देख लिया हो। मोना बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कार्तिक बहुत ही डेस्परेट टाइप का है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मौसी ने सवाल किया। हमेशा ही इतना कुछ चिपकता है अपनी बीवी से। मोना मुंह बनाते हुए बोली, नहीं नहीं, शादी हुई है, उनके मन तो बहकता ही है ना। मौसी ने कहा। मोना की माँ बोली, लेकिन बहन जी, इतना भी तो ना बहकता कि किचन में ना जाया करो, चप्पल के बगैर ले गया था। तो इतने नाजुक गुड़िया तो नहीं है कि 4 कदम चप्पल के बगैर चल भी नहीं सकती। नेहा भाभी, जो कि किसी वक्त में थी, बाहर आते हुए बोली, नंदिनी को पूरी ज़िंदगी के लिए किचन से छुटकारा मिल गया। मुझे भी कोई कह देता कि पूरी ज़िंदगी किचन में नहीं जाओगी तो मैं खुशी खुशी मान जाती। कहकर उसने अपनी सास की तरफ देखा, जो कि अभी अभी शॉल में अपने आप को पूरी तरह से छुपाकर सोफे के कोने में दुबक कर बैठी हुई थी। इस तरह अपनी बहू की बात सुनकर वो नेहा से बोली, अरे उसके घर में नौकर चाकर हैं, वो काम कर देंगे। तू भी बोल अपने पति से घर में नौकरानी की लाइन लगा दे, फिर ना कहूँगी तुमको कि रसोई में जाकर काम करो, और अभी जल्दी से चाय लेकर आओ, बड़े देर से बैठी हूँ यहाँ पर। नेहा भाभी अपना मुंह बनाते हुए फिर से किचन की ओर चली गईं, जबकि छोटा बच्चा मुन्ना ऊपर छत से चलते हुए नीचे उतर रहा था। नंदिनी को देखते हुए बोला, देखा ना जान, तुमको बुलाने के लिए जान आया था और तुम मेरी जान लेने निकल गई थी। उसकी बातों को सुनकर पूरा घर एक साथ ठहाका मारकर हंस पड़े, सिवाय मोना के, जो अब तक यह सोचकर खुश थी कि वह कार्तिक कपूर से बच गई और उसकी जगह पर नंदिनी की शादी हो गई। लेकिन अब शायद उसे अपने फैसले पर अफसोस होने लगा था। यहाँ कार्तिक और नंदिनी की तस्वीर को जिसने खींचा था, वह तस्वीर एक मोबाइल पर वह भेज चुका था। सुबह के 9:30 बज रहे थे, लेकिन अभी एक लड़की आलस से सोई हुई थी। लड़का अपने बाइक की चाबी उठाकर उसके साथ देखते हुए बोला, रंभा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कम से कम उठकर बाय तो कह दो। रंभा अपनी गर्दन दूसरी तरफ करते हुए बोली, मेरे बाय बोलने से तुम जल्दी पहुँच जाओगे क्या? सुबह सुबह दिमाग मत खराब करना, जाओ। लड़के ने अपनी गर्दन नाव में हिलाने के बाद वापस अपने काम पर चला जाता है। रंभा, जिसके नींद ऑलरेडी खुल चुकी थी, उसने अपने मोबाइल को हाथ में लिया और मैसेज चेक करने लगी। उसके किसी कॉलेज के फ्रेंड ने एक मैसेज भेजा था। उसने उस फोटो को डाउनलोड किया। उसमें कार्तिक नंदिनी के चेहरे को अपने हाथों में भर प्यार से उसकी आंखों में देख रहा था। साथ में नीचे लिखा हुआ था, कार्तिक कपूर, न्यू रोमियो इन और टाउन। उसने अपने चेहरे पर आ रहे बालों को समेटते हुए बोली, इस प्यार से कभी तुमने मेरे चेहरे को हाथ नहीं लगाया, और 4 दिन की आई हुई इस लड़की से इतना प्यार। मेरी ज़िंदगी को तुमने बेकार खंडर की तरह बना दिया और खुद अपने लिए प्यार का ताजमहल तलाश रहे हो। रंभा ने तस्वीर को जूम किया। तस्वीर जूम करके नंदिनी के चेहरे पर आकर रुक गई। पर फिक्र मत करो, तुम्हारी खूबसूरत बीवी ज़्यादा दिन तुम्हारे हाथों में नहीं रहेगी, कहकर वह मुस्कुराई और फिर से अपने ऊपर ब्लैंकेट डालकर सो गई। सॉरी, यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए आप लोगों से एक बात बतानी थी। हमने फेसबुक पे पेज क्रिएट किए हुए हैं, आप लोग वहाँ जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने पोस्ट कर दिया है।
हो सके तो देख लीजिएगा। आज हल्दी की रस्म थी जिसमें पूरा कपूर परिवार भी शामिल होने वाला था। सत्यम, दादाजी, रामजी समेत इन सभी आदमियों को छोड़कर लगभग सभी औरतें जाने वाली थीं। कार्तिक जब शाम को घर आया तो उसे पता चला कि सभी औरतें इस वक्त नंदिनी के मामा के घर गए हैं। तो पता चलते ही कार्तिक अपनी माँ से नाराज़ होते हुए बोला, मॉम, आपने मुझे बताया नहीं था कि सभी आज नंदिनी के घर जाने वाले हैं। आज सारी औरतें जा रही थी, इसलिए मैं तुम्हें क्यों बताती। सीता देवी भी कॉफ़ी मग सामने करते हुए बोली, लेकिन मेरी ससुराल में कोई फंक्शन है, अच्छा लगता है, अगर मैं न जाऊं तो। सीता देवी का मुंह हैरानी से खुल गया। वो अपने हाथ मुंह पर रखते हुए बोली, कार्तिक, जब एंगेजमेंट में तुम्हें चलने के लिए कहा था तब भी वह तुम्हारा ससुराल था, तब अर्जेंट काम था मॉम, इसलिए नहीं गया। पर इसका मतलब यह थोड़ी है कि मैं कभी नहीं जाऊंगा। हल्दी है ना, आप बताइए कैसे कपड़े पहनने होते हैं, मैं जाकर आता हूँ, कहकर उसने गर्म कॉफ़ी कोई जल्दी जल्दी फूंक मारकर पिया और अपने बेडरूम की ओर बढ़ गया। यहाँ सीता देवी हैरानी से अपनी पति की तरफ देख रही थी, जो कि मुस्कुराकर उसकी ओर देख रहे थे। यह सूरज कहाँ से निकला? सीता देवी ने उठकर कार्तिक की कमरे की ओर जाते हुए बोली तो राम जी जोर से बोले, जाकर अपने बेटे से पूछ लो। कार्तिक की अलमारी से पीले रंग का कुर्ता पैजामा और साथ में उसके साथ पहनने वाली चीज़ सब निकालकर सीता देवी ने बीट पर रख दिया। तब तक कार्तिक नहाकर आ चुका था। वह जल्दी जल्दी तैयार होते हुए बोला, मॉम, पहले बता देती तो मैं आधे घंटे पहले आ जाता। सीता देवी भी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुए हो, खत्म नहीं हुई होगी अभी हल्दी, जाकर लगा आना तुम हल्दी नंदिनी को। यह बात उन्होंने जाते जाते थोड़ी जोर से कह गई। कार्तिक पलटकर अपनी माँ की तरफ देखा, जो कि मुंह दबाकर हंसते हुए कमरे से बाहर जा रही थी। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। बात तो उनकी सही थी, कार्तिक वहाँ हल्दी में सिर्फ नंदिनी की वजह से ही तो जा रहा था। उसे लगाना था हल्दी नंदिनी को अपने हाथ से। अपनी गाड़ी की चाबी को लेकर अपनी उंगलियों में घुमाते हुए वह सीटी बजाते हुए घर से बाहर निकल गया और साथ में छोड़ गया अपनी हैरान परेशान परिवार को, जो कार्तिक की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे उसके सामने आठवां अजूबा हो। कार्तिक अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया और घर में सभी एक दूसरे की तरफ देखकर नामे गर्दन हिला रहे थे। नंदिनी का घर, नाचते गाजते सभी धूम मचा रहे थे। नंदिनी तो अर्पित के साथ बच्ची बन जाती थी। वह भी खूब अपने भाई की हल्दी में नाच रही थी। दूल्हे को हल्दी लगा चुकी थी और वह इस वक्त साइड में बैठा उन सभी को देख रहा था। तभी कार्तिक अंदर आया और सबकी नज़र कार्तिक पर गई। मामा जी और रघुवीर जी आगे आकर कार्तिक को अपने साथ लेकर आते हैं और वहीं सोफे पर बैठने के लिए कहते हैं। चारों तरफ से बैठने की व्यवस्था की गई थी। सभी नाच गा रहे थे। कार्तिक ने नंदिनी को देखा। पीले रंग की सलवार सूट में नंदिनी सभी के साथ नाच रही थी। चेहरे से लेकर हाथ तक सब जगह हल्दी लगा हुआ था। नंदिनी की कुछ सहेलियां और बहनें आगे बढ़े और कार्तिक को भी अपने साथ खींचकर ले गए। कार्तिक जो कब से इसी का इंतजार कर बैठा था कि काश कोई भी उसे भीड़ में ले जाता, वह झट से उठकर उनके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर में कार्तिक भी हल्दी से भर चुका था। दादी माँ वही किनारे में बैठी हुई थी और प्रीति, रिंकी सभी इस वक्त डांस कर रहे थे। नंदिनी, सुनो ना, एक काम है। नाचती हुई नंदिनी का हाथ पकड़कर कार्तिक ने उसके कान में कहा। हाँ कहिए मिस्टर कपूर, कुछ चाहिए आपको? नंदिनी भी डांस कर रही थी। अरे रुको, जो बोल रहा हूँ सुनो। नंदिनी रुक गई और अपने दुपट्टे से अपने हाथ को पोंछते हुए बोली, कहिए क्या हुआ? तुम्हारे बैग में मेरा पावर बैंक रह गया है, लाकर दे दो। मेरे बैग में नहीं है। नंदिनी ने अपने चेहरे के हल्दी को साफ करते हुए बोली, मैंने खुद रखा था। लेकिन नंदिनी ने कहा, लेकिन वेकिन नहीं, जाकर लाकर दे दो, कार्तिक बोला। नंदिनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और अपनी कमरे की ओर चली गई। कार्तिक ने नंदिनी को उस ओर जाते देखा तो झट से वहीं रखी हुई एक कटोरी जिसमें हल्दी रखी हुई थी उसने अपने हाथ में पकड़ा और बचते बचाते नंदिनी के कमरे की ओर बढ़ गया। ज़्यादातर लोग तो अपनी मस्ती में ही व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने कार्तिक को नंदिनी के पीछे जाते नहीं देखा। इसलिए उन्होंने कार्तिक को नंदिनी के, लेकिन मोना की नज़र जो कि कार्तिक के आने के बाद से ही उस पर थी,
वह जरूर मुस्कुराई। क्या बात है मिस्टर गुस्सैल, अब अपनी पत्नी के साथ हल्दी की होली खेलेंगे, इंटरेस्टिंग, कहकर वो कुछ सोचने लगी। नंदिनी अपने कमरे में आती हैं और अपने हाथ धोने के लिए वॉशरूम में घुस आती हैं। अभी अपने हाथ को वह धोकर पीछे पलटी तो सामने कार्तिक खड़ा था। वह अपने सामने हाथ रखते हुए बोली, मिस्टर कपूर, आपने मुझे डरा दिया। कार्तिक उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, तो अच्छा है ना, लोग डर के साथ पति से चिपक जाते हैं, तुम भी चिपक जाओ। नंदिनी ने भी अपने हाथों को कार्तिक के पीठ पर रखते हुए खड़ी हो गई। अच्छी लग रही हो, पीला रंग बहुत अच्छा लगता है तुम पर। नंदिनी कार्तिक की बात सुनकर मुस्कुराई। आप ऐसे अंदर कैसे आ गए? अपनी जान को अपने हाथ से हल्दी लगाना चाहता था। बाहर सब थे तो तुम शर्मा जाती, इसलिए यहाँ ले आया। कार्तिक नंदिनी के कंधे से अपने चेहरे को हटाया और कार्तिक की तरफ देखकर बोली, हल्दी तो बाहर है, मैं अपनी जान के लिए हल्दी लेकर आया हूँ, कहकर कार्तिक ने पीछे की तरफ इशारा किया। नंदिनी ने पीछे पलटकर देखा तो कार्तिक एक कटोरी में हल्दी का उपटन रखा हुआ था। कार्तिक नंदिनी के गले से दुपट्टा निकालता है और उसके माथे, गाल, नाक सब पर लगी हुई हल्दी को उस दुपट्टे से पोंछने लगता है। नंदिनी भी एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह कार्तिक के सीने पर हाथ रखे अपने गर्दन को ऊपर उठाए खड़ी थी। कार्तिक ने पहले उसके माथे को चूमा। नंदिनी को यूं ही अपने गले से लगा। एक हाथ से उसने कटोरी में से हल्दी लिया। उसके गाल से होते हुए उस हल्दी को उसने हाथ के साथ उसकी गर्दन तक ले आ रहा था। नंदिनी कार्तिक की उंगलियों को अपने चेहरे पर इस तरह महसूस करके आंखें बंद करके खड़ी थी। उसके दोनों हाथों ने कार्तिक के कुर्ते को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया था। कार्तिक महसूस कर रहा था उसके हर स्पर्श से नंदिनी के शरीर कांपा। उसके कंधे पर आकर उसने अपने होठ रखे तो नंदिनी के मुंह से सिसकी निकल गई। जान, अपनी आंखें खोलो, क्या अभी भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हुआ? कहकर उसने अपने हाथ में लगी हुई हल्दी को नंदिनी के माथे पर, नाक पर लगा दिया। नंदिनी एक पुतले की तरह उसके सामने खड़ी थी। वह कार्तिक के हाथ को अपने चेहरे, अपने कंधे, गले पर महसूस करके सिहर जरूर रही थी, लेकिन विरोध एक बार भी नहीं कर रही थी। अब देखना, पहले से ज़्यादा निखार आएगा तुम्हारे चेहरे पर, कार्तिक ने कहा। यह सुनकर नंदिनी ने अपनी बंद आंखों को खोला और कार्तिक को देखा। अब मेरी बारी, उसने बहुत ही धीरे से कहा। कार्तिक ने अपने हाथ की कटोरी नंदिनी की तरफ बढ़ाई। नंदिनी ने जैसे ही अपने दोनों हाथों में हल्दी ली, कार्तिक झुककर उसे कमर से पकड़कर उसे ऊपर उठाता है। अब नंदिनी के पैर ऊपर हो गया था। नंदिनी का चेहरा कार्तिक के चेहरे के बराबर आ गया था। नंदिनी अपने हाथों की तरफ इशारा करते हुए बोली, आपने मेरे हाथों को भी दबा दिया, अब मैं आपको हल्दी कैसे लगाऊंगी? तुम्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जान, पति पत्नी एक दूसरे को हाथों से हल्दी नहीं लगाते। नंदिनी हैरानी से कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक अपने गालों को नंदिनी के गाल से टच करता है और धीरे धीरे रब करने लगता है। नंदिनी समझ गई थी कि कार्तिक क्या कर रहा है। उसने अपने हाथों को थोड़ा सा खींचा और कार्तिक के चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया। वह अभी हवा में कार्तिक के बाहों में जैसे लटकी हुई थी। उसने अपने गालों पर लगी हल्दी को बारी बारी से कार्तिक के दोनों गालों पर लगा दिया। उसने अपनी बारी बारी से कार्तिक की आंखों में देखा और कार्तिक के माथे पर अपने होठ रखते हुए बोली, मुझे पता नहीं था मेरे मिस्टर कपूर इतने रोमांटिक भी होंगे। रोमांस मेरे अंदर इस वक्त इतना है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, बस तुम एक मौका तो दे दो, कार्तिक कहकर धीरे से नंदिनी के चेहरे पर फूंकता है। नंदिनी शर्मा कर अपनी गर्दन नीचे झुका ली। कार्तिक ने उसे नीचे उतारा और बोला, नीचे सबकी हल्दी हो चुकी होगी और लगभग हमारी भी हो ही गई है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं यहाँ रहा तो पता नहीं मैं और क्या क्या करने लगूँगा। जी मिस्टर कपूर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कार्तिक ने शावर की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए कहा। कैसी बातें कर रहा हूँ? मैं साथ नहाने की बातें कर रहा हूँ मिस्टर कपूर। अब आप शरारत कर रहे हो? नंदिनी मुस्कुराकर कार्तिक के नाक को खींचते हुए बोली। कार्तिक शावर के पानी को अपने हाथों में लेकर नंदिनी के गाल में लगी हुई हल्दी को पोंछते हुए बोला, कोई शरारत नहीं कर रहा जान, बस तुम्हारे ऊपर लगी हुई हल्दी को साफ करके तुम्हारा निखरा हुआ रंग देखना चाहता हूँ मैं।
पानी नंदिनी के ऊपर आने लगा। कार्तिक के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई, लेकिन तभी धड़ाम के साथ वॉशरूम का दरवाज़ा खुल गया। कार्तिक ने अपनी बाहों में अभी नंदिनी को पकड़ा हुआ था और नंदिनी डर गई। चौंक कर दोनों पलटकर दरवाजे की तरफ देखते हैं। सामने मोना खड़ी थी। ओह, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप लोग यहाँ पर हैं, कहकर वह मुस्कुराई। कार्तिक की जो इस वक्त बहुत ही अच्छे मूड में था, मोना को देखते ही उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसे हैरानी हो रही थी। उन दोनों को इस तरह से देखकर भी मोना अभी भी वही खड़ी थी, जबकि कोई और होता तो अब तक शर्मा कर जा चुका होता। ये एक हस्बैंड वाइफ का पर्सनल मोमेंट था। कोई तीसरा अगर आता भी तो वह अपने आप में ही चेप जाता और वहाँ से चला जाता। उसके विपरीत मोना उन दोनों को घूरते हुए वहाँ खड़ी थी। नंदिनी अपने आप को कार्तिक से छुड़ाने लगती हैं। कार्तिक ने एक हाथ से शॉवर को बंद किया और दोनों हाथों से नंदिनी को अपने पीछे छुपाते हुए बोला, तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से। एक्चुअली हल्दी हो चुकी है, सब नहाने जा रहे हैं। मोना ने मुस्कुराकर कहा, तो हम भी नहा ही रहे हैं। कार्तिक ने बहुत ही बेशर्मी से कहा। मोना अब भी खड़ी थी। कार्तिक ने गुस्से से एक एक शब्द को अलग अलग करके कहा, तुम किसी दूसरे वॉशरूम में जाकर नहा लो। नंदिनी अभी कार्तिक के सीने में छुपी हुई थी। वह आधे पानी से भीग चुकी थी। उसे खुद बहुत शर्म आ रही थी मोना के सामने आने में। नंदिनी को इस तरह से अनकंफर्टेबल होता देख कार्तिक का गुस्सा भी मोना पर बढ़ रहा था। मोना ने इन दोनों की तरफ देखा और फिर चली गई। बाहर आते ही मोना के चेहरे पर गुस्सा था और गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर वह अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, बेशर्मी की हद होती है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में सिर्फ इन्हीं की शादी हुई है। मोना ने काफ़ी ज़ोर से कहा था और यह बात न सिर्फ मोना की माँ बल्कि वहाँ मौजूद 2-4 लोगों ने भी सुना। क्यों, क्या हुआ? एक रिश्तेदार ने पूछा। मैं अभी नहाने के लिए वॉशरूम में गई थी, मगर पता है वॉशरूम में मैंने क्या देखा? अब 2-4 औरतें उनकी तरफ देखने लगी और बोली, क्यों, क्या देखा तुमने? बाथरूम में कार्तिक और नंदिनी एक साथ थे। मोना ने अपनी आंखें बड़ी करके बोली। प्रीति, जो कि हल्दी हो जाने के बाद बस जाने के लिए निकलने वाली थी, यह सुनते ही उन लोगों की तरफ देखने लगी। वह देख सकती थी उन सभी के हैरान चेहरे जो इस तरह से देख रहे थे। मोना की क्या देख लिया, क्या सुन लिया हो। अब कार्तिक उसका दोस्त कम देवर भी था और नंदिनी उसकी देवरानी थी। उसकी साइड लेते हुए प्रीति मोना से बोली, मोना, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि क्या कुछ अनोखा देख लिया हो। दोनों पति पत्नी हैं, एक साथ अगर वॉशरूम में हैं तो यह उतनी बड़ी बात नहीं जितनी तुम बनाने की कोशिश कर रही हो। मोना की माँ प्रीति से बोली, मानती हूँ कि दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन यह बात शादी ब्याह का घर है और यह सब शोभा नहीं देता। अब क्या शोभा देता है और क्या शोभा नहीं देता, यह तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन यह शोभा देता है कि किसी पति पत्नी को एक साथ देखने के बाद कोई कुंवारी लड़की आकर इस तरह से बात को सबके बीच बता दे। कहिए आंटी, क्या यह शोभा देता है? मोना झट से बोली। वह दोनों बेशर्मी करे तो चलेगा, मैं लोगों को कह दूँ तो नहीं चलेगा। वह बेशर्मी नहीं होती मोना जी, पति पत्नी का प्यार होता है। मेरा देवर अपनी बीवी के साथ अंदर है, किसी और के साथ नहीं। गलती आपने की है, उन्हें डिस्टर्ब करके आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी बहन की बात को इस तरह 100 लोगों के बीच में उछालते हुए। नेहा भाभी भी प्रीति का सपोर्ट करते हुए बोली, मोना, प्रीति भाभी सच कह रही हैं। अगर तुमने ऐसा कुछ देखा भी तो यह सबके सामने तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। पति पत्नी के बीच में इससे भी ज़्यादा नज़दीकी रिश्ते होते हैं। तुम इतनी छोटी नहीं हो कि ना समझ पाओ। यह देखकर मोना ने देखा कि बाजी उस पर भी हावी पड़ रही थी, तो वह कुछ नहीं कह पा रही थी। अपनी बहन और जीजा के लिए खुश होने के बजाय मोना उनके प्यार को ऐसे दिखा रही थी जैसे कोई पाप कर दिया हो उन्होंने। प्रीति नाराज होकर बोली, कार्तिक जानता था शायद बाहर कुछ न कुछ बात हुई होगी, इसलिए वह नंदिनी को वॉशरूम में छोड़कर बाहर आ गया था और सारी बातें सुन चुका था। आते आते वो एक टॉवल्स ले लेता है, अपने चेहरे और गर्दन पर लगी हुई हल्दी को पोंछते हुए कमरे से बाहर निकला और मोना की तरफ देखते हुए बोला, तुमने ऐसा क्या देख लिया वॉशरूम में कि यहाँ पर उसे बेशर्मी कह रही हो? कार्तिक इस वक्त गुस्से में था।
यह बात सभी महसूस कर सकते थे। मोना अपनी नज़र चुराने लगी थी। पति पत्नी के बीच की बात में कैसा रिश्ता होता है कि हम मौजूद हर इंसान समझता है। और अगर इस बारे में किसी ने नंदिनी से बात की या नंदिनी को चिढ़ाया तो कार्तिक कपूर क्या चीज़ है ये मैं दिखाऊंगा, कहते हुए उसने टॉवल को ही ज़मीन पर फेंका और बाहर निकल आया। उसका पूरा मूड ऑफ हो चुका था। वह नंदिनी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बात करने गया था। यहाँ उसे अपने लिए तो रत्ती भर भी अफसोस नहीं होता था, तो उसे फर्क नहीं पड़ता कोई उसके बारे में क्या कहता। लेकिन उसे नंदिनी के लिए बुरा लगता था क्योंकि वह बहुत जल्दी लोगों की बातें को दिल पर ले लेती थी। वह दरवाजे तक पहुंचकर एक बार पलटकर अपने सभी रिश्तेदारों को देखता है। प्रीति, रिंकी, दादी माँ सभी इस वक्त घर के अंदर थे। वह सभी की तरफ देखकर बोला, अब हल्दी हो गई है तो हम चले। सभी झट से उठकर बाहर की तरफ निकलने लगे। कार्तिक एक बार पूरे घर की तरफ देखते हुए बोला, उम्मीद है आप में से कोई भी नंदिनी को इस बात का कानों कान खबर नहीं होने देगा कि अभी यहाँ पर क्या बात हुई है। मौसी जी, जो अब तक सब कुछ खामोशी से सुन रहे थे, आगे आते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हो कार्तिक बेटा, क्या हम नहीं जानते नंदिनी कैसी है? वो तो तुरंत रोने धोने लगेगी। हम में से कोई भी उसका जिक्र नहीं करेगा और मोना की गलती के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। जिन बातों को बंद कमरे में रहने देना चाहिए था वह उसे लोगों के बीच लेकर आ गई। कार्तिक उनके तरफ देखकर मुस्कुराया और अपने हाथ जोड़कर प्रणाम कर बाहर निकल गया। वह अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था जब प्रीति रिंकी से बोली, तुम दादी माँ को लेकर गाड़ी से आगे आओ, कहकर वह कार्तिक की गाड़ी की ओर भागी। कार्तिक ड्राइविंग सीट पर बैठा। प्रीति झट से उसके बगल वाली पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। अब तो यहाँ क्या कर रही? कार्तिक गाड़ी में चाबी लगाते हुए बोला, कुछ नहीं, मेरा दोस्त रोमांटिक मोमेंट एंजॉय करके आया है, वही बात करने आई हूँ। मुस्कुराकर प्रीति ने कार्तिक की तरफ देखा और अपनी एक आंख ब्लिंक कर दी। कार्तिक कार चालू करते हुए बोला, शी लव्स मी। उसने बोला ऐसा तुझे? आई कैन फील इट। कार्तिक ड्राइव करते हुए बोला, फाइनली हो गया तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार। प्रीति पलथी मारकर कार्तिक की तरफ बैठते हुए बोली, इडियट, पहली सीट बेल्ट लगा, कहकर कार्तिक ने अपने हाथ से प्रीति के सर पर मारा। प्रीति यूं ही बैठे बैठे सीट बेल्ट लगाते हुए बोली, तब आगे क्या सोचा है? यह बात हनीमून पर जाएगा या तुझे कैसे पता चला? कार्तिक हैरान होते हुए बोला, इस कुत्ते के साथ पूरी जिंदगी निकाल दी तो पता है क्या क्या सोच रहा होगा। चुप कर चुड़ैल, कोई अच्छी जगह बता हनीमून के लिए। प्रीति ठहाका मारकर हंसी और साथ ही कार्तिक भी। जाने कितने दिनों बाद वह एक दूसरे को गाली दे रहे थे। पूरे रास्ते भर प्रीति और कार्तिक दोनों बकबक करते रहे। वह कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, क्या क्या शॉपिंग करेंगे। प्रीति पूरी टिप्स कार्तिक को देती। घर आते ही कार से निकलते हुए कार्तिक बोला, मैं एक काम करता हूँ, अपने सेक्रेटरी को भेजता हूँ घर पर, सारी बातें समझा देना, वो टिकट और होटल बुक कर देगा। 2 दिन बाद शादी है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं और नंदिनी यहाँ से हनीमून के लिए उड़ जाएंगे, कहकर उसने प्रीति की तरफ हाई फाई दिया और घर के अंदर आ गया। रंभा इस वक्त अपने हाथ में एक कार्ड को लेकर गोल गोल घूम रही थी। वाह क्या बात है कार्तिक, तुम भी रहोगे वहाँ और तुम्हारे वो प्यारी बीवी भी, और तुम्हारी एक्स वाइफ आ रही है तुमसे मिलने के लिए। कहानी आगे सुनने के लिए कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।